नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार वर्तक में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं CDP बाल विकास। इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 12 जनवरी 2022 में, उसी का पेपर है और CDP को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से समझा जाएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन को समझने में। आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोग चाहेंगे तो नोट भी कर लीजिएगा, कोई की पॉइंट को नोट करना है। ठीक है, क्या रहेगा तो क्या होगा, इस टाइप को आपको नोट करना है। क्वेश्चन को नोट नहीं करना है, क्वेश्चन को सिर्फ आप देखते चलिए कि कैसे क्वेश्चन का आंसर किया जाता है। ओके, चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क वाला है। आइए इसको कैसे सॉल्व किया जाए समझिए। कह रहा है रूमी 18 महीने में 2 शब्दों की उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। यहाँ पे कह रहा है कि रूमी जो है 18 महीने की थी तो 2 शब्द का उच्चारण कर रही थी, लेकिन पूजा जो है वो 24 महीने के हो गई तब वो 2 शब्द की उच्चारण की। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि पूजा का जो विकास है वो पक्के तौर पर निलंबित है। निलंबित कहने का अर्थ है कि विकास रुका हुआ है। तो ये जो कथन है ये गलत बात है। अभी कथन जो कहा गया है कि जो बच्चा 18 महीने में बोल लेता है और जो बच्चा जो है 24 महीने में बोलता है, तो सबका विकास जो है निलंबित नहीं होगा, धीरे धीरे होगा विकास। लेकिन यहाँ पे कह रहा है पक्के तौर पर निलंबित है, तो ये गलत बात है। ठीक है, किसी का विकास जल्दी होता है, किसी का विकास में थोड़ा धीरे धीरे होता है, लेकिन विकास होता है। ठीक है, यहाँ पे निलंबित कह के ये सेंटेंस को गलत कर दिया। और तर्क कह रहा है विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। यहाँ पे सटीक आयु जो है ये बिल्कुल गलत बात है, और इस तर्क भी ये गलत है, और ना ही ये तर्क एक ही व्याख्या कर रहा है और ना ही ये सही है। इसलिए आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी पर चला जाएगा कि ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, दोनों जो अभिकथन और तर्क थे वो दोनों गलत थे। इस तरह से आपको समझ कर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य बाल अवस्था का क्या काल है, यानी कि मध्य बाल अवस्था का समय कब से कब तक है, तो वो है 6 से 11 वर्ष तक का जो एज होता है वो होता है मध्य बाल्य अवस्था। ठीक है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। मध्य बाल्य अवस्था 6 से 11 वर्ष की आयु की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, पढ़िए और आप लोग आंसर कीजिए। थोड़ा आंसर किया कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है अच्छा हो जाए। 3rd नंबर क्वेश्चन है 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। ऑप्शन पढ़िए और आंसर कीजिए। 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना, ये नहीं कर पाएगी 5 साल की बच्ची। कल्पना वो कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, बी नंबर में है घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना, ये भी नहीं होगा 5 साल के बच्चा से। प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण, ये भी नहीं है। 5 साल का बच्चा जो है वो मूर्त तर्क करेगा, यानी कि उसके आँख के सामने में जो वस्तु रहेगा उसके बारे में वो तर्क करेगा। लेकिन वह जो बच्चा है 5 साल का, वह अमूर्त तर्क नहीं कर पाएगा, वो भी प्रतीकात्मक। ठीक है, ऑप्शन डी है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। ये बिल्कुल सही बात है। 5 साल का बच्चा जो है वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेगा और प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत करेगा। प्रतीकात्मक खेल का मतलब ये हुआ, अगर आप
गांव देहात से बिलोंग करते होंगे तो ये जो देखे होंगे, बच्चा जो है एक लकड़ी पे बैठ जाता है और कहता है कि ये ट्रेन है, ये गाड़ी है, इस तरह से, और कहता है कि आओ तुम भी बैठो, और उसी से खेलता है। तो यानी कि ये जो खेल हुआ, ये खेल क्या हुआ? प्रतीकात्मक खेल हुआ, ठीक है। तो 5 साल का बच्चा जो है ऐसा खेल खेलता है, प्रतीकात्मक खेल। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है, यानी कि सीधा तौर पर पूछ रहा है कि प्राथमिक समाजीकरण कौन है? स्कूल आपका होता है द्वितीयक, ठीक है, तो ये नहीं होगा प्राथमिक। धार्मिक संस्थान भी द्वितीयक जाएगा। संचार के साधन ये नहीं होगा। आपका परिवार जो है वो प्राथमिक समाजीकरण होता है। प्राथमिक समाजीकरण में परिवार आस पड़ोस आते हैं, और द्वितीयक समाजीकरण में स्कूल आएंगे, धर्म आएंगे, ये सब जो है मीडिया, ये सब द्वितीयक समाजीकरण में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाता है? कह रहा है क्वेश्चन कि पियाजे के अनुसार बताइए कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा जो है नए अनुभव का बोध करने लगता है और अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, वह क्या कहलाता है, ये बताइए आप। तो ये वाला बात जो होगा वो समायोजन कहलाएगा, ठीक है। समायोजन, जहाँ भी आपको बदलाव देखने को मिले, स्कीमा में रूपांतरित और संशोधन। रूपांतरित का अर्थ हुआ बदलाव, ठीक है, परिवर्तन। तो जहाँ भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा सेंटेंस में, पियाजे वाले में, तो वो जाएगा समायोजन। ओके, समायोजन में रूपांतरण होता है और अनुकूलन का ही पार्ट है समायोजन और आत्मसात्करण या फिर समावेशन। आत्मसात्करण का एक और नाम है समावेशन। इसमें जो होता है बच्चा परिवर्तन नहीं कर पाता है। आत्मसात्करण क्या होता है? इसमें बच्चा परिवर्तन नहीं कर पाएगा। जैसे कि एक कुत्ता को देखेगा, कुत्ता के पास 4 पैर रहेगा, एक मूंछ रहेगा, तो बच्चा कभी कहेगा कि ये कुत्ता है। लेकिन उसी टाइप का एक बिल्ली को देखेगा कि उसके पास भी 4 पैर है, एक पूंछ है, तो वो नहीं समझ पाएगा, वो उसको भी कुत्ता ही कहेगा, ठीक है। और जब यही समझने लगेगा बच्चा, इसमें अंतर करने लगेगा कि ये भो भो कर रहा है तो ये कुत्ता है, और ये म्याऊ म्याऊ कर रही है तो ये बिल्ली है, ये जो परिवर्तन वाला बात हुआ वो समायोजन में जाएगा। और जब परिवर्तन नहीं होगा तो वही हो जाएगा क्या? आत्मसात्करण या फिर समावेशन। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अशफा आलू की चिप्स को देखती हुई कहती है तितली। आलू को चिप्स को देखकर क्या कह रही है? तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार की प्रतीकात्मक विचार की अवस्था की विशेषता क्या है? तो कोई बच्चा कुछ देखकर उसको जो लगे मन में कि हाँ ये इस जानवर के टाइप का बन गया, इसका अलग नाम दे देता है बच्चा, तो ये जीन पियाजे के अनुसार वो बच्चा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा ऐसा करता है। किसी चीज़ को देखकर, आलू को चिप्स को देखकर क्या कह रहा है बच्चा? तितली है। तो ये जो वाला बात है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण किसे मानते हैं लेव वाइगोत्स्की, ये बताना है। तो लेव वाइगोत्स्की का बहुत ही फेमस वर्ड है सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा। इसमें से देखिए क्या क्या मिल रहा है आपको? सांस्कृतिक और भाषा। ये स्कीमा का संगठन में बदलाव नहीं होगा, उद्दीपन वाला बात नहीं किया, ये गलत है। आपका जो जाएगा 1 और 2, ये कुट है, यहाँ पे दिया गया है 1 और कुट ऑप्शन ए में, आपका ऑप्शन ए सही चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोत्स्की
का समाजशास्त्री सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? आप लोग आंसर कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बताना है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है, तो वह है सहकर्मी बातचीत और पार। ये सहकर्मी बातचीत कहाँ होता है? समाज में तो होता है बातचीत, दोस्तों में बातचीत होता है। यानी कि जहाँ पे आपको समाज का अर्थ निकले, दोस्तों का अर्थ निकले, या फिर इशारा वाला बात करें, यहाँ पे पार दिया हुआ है। पार का मीनिंग होता है इशारा, संकेत या ढांचा। आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, और मैं इसका करा भी चुकी हूँ बहुत सारा टॉपिक, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। ठीक है, पार का अर्थ होता है इशारा, संकेत और एक ढांचा भी देता है। क्या? ढांचा भी देगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जहाँ भी इशारा का बात करें, सहारा का बात करें, वो ढांचा में जाता है या फिर पार में जाएगा। ओके, तो लेव वाइगोस्की के अनुसार जो सिद्धांत का अधिगम के लिए जो बल देता है वो है सहकर्मी बातचीत और पार। ये सब वाइगोस्की का वर्ड है, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल गलत है। शिक्षक या शिक्षिका की भी भूमिका होती है बाल केंद्रित कक्ष में। ठीक है, निष्क्रिय भूमिका भी नहीं होता है, गलत जाएगा आपका। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। बिल्कुल सही बात है। एक बाल केंद्रित कक्ष में जो है अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे निर्देश तथा तानाशाह वाला बात कर दिया, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उस तर्क का पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। क्या कह रहा है? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बताना है कि सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के चरण को रेखांकित कौन करता है, तो वो हो जाएगा मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों को हेर फेर कर समस्या समाधान करता है? ये बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा? जहाँ भी आ जाएगा हेर फेर करके समस्या का समाधान करता है, तो वो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तर्कशास्त्रीय गणितीय। ठीक है, तर्कशास्त्रीय गणितीय में जो है कि बच्चा हेर फेर करके समस्या का समाधान कर लेता है। ठीक है, प्रतीकों को हेर फेर। ओके, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे द्वारा जो है शिक्षक के द्वारा रूप में देखा जाना चाहिए। यानी कि भारत में अधिकांश कक्षाएं जो है वो बहुभाषी कक्षा है, इससे शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए ये बताना है आपको। तो बहुभाषा वाला बात करें, बहुभाषी कक्षा के बारे में बात करें, तो बहुभाषी जो है, बहुभाषिता ये एक संसाधन का काम करता है। आप नोट कर सकते हैं, बहुभाषी करके आप एक संसाधन लिख सकते हैं। बहुभाषी वर्ड जो है एक संसाधन का काम करती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि
यही डैश का उदाहरण है। बताइए, अगर कोई शिक्षक है वो कह रहे हैं कि लड़की जो है घर में रहकर स्कूल के कक्षा को साफ करेगी और बच्चा जो है लड़का वो फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करेंगे, यानी कि यहाँ फर्नीचर को यहाँ से वहाँ रखो, ऐसा बताएंगे, तो ये कैसी भावना है? ये रूढ़िवादिता जाता है। क्या होता है? जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, अगर जेंडर रूढ़िवादिता नहीं रहता तो जाता है जेंडर पक्षपात। ओके, यही दो ज़्यादा ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। जेंडर पहचान नहीं होगा, जेंडर समानता भी नहीं होगा और जेंडर स्थिरता भी नहीं होगा। आपका सबसे हिट जो है जेंडर रूढ़िवादिता। जब भी भेदभाव वाली बात आए तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आंसर में जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता या फिर जेंडर पक्षपात। अगर दोनों दे दे तो रूढ़िवादिता को मारना है, पक्षपात को नहीं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? ऑप्शन देखिए और आप आंसर कीजिए। विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूप शिक्षा नीति जो है 2020 के अनुसार आकलन के संदर्भ में कहता है कि विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम में कौशल का परीक्षण होना चाहिए। ठीक है, आपका ये सब ऑप्शन गलत है, ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है? ये बताइए। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए आप लोग। यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार देखेगी? ऑप्शन पढ़िए और आंसर कीजिए। तो यह स्वीकार करने की विभिन्नताओं का अर्थ का अभाव नहीं है। ये आपका सही हो जाएगा, यानी कह रहा है कि यह स्वीकार करे कि विभिन्नता जो है अर्थ का अभाव नहीं होता है। पृथ्वीकरण आपका गलत जाता है। विशेष स्कूल में नहीं भेजना है बच्चा को। और यहाँ पे कह रहा है प्रतिस्पर्धा का भावना बच्चों में पैदा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 16 नंबर, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? ये बताइए आप, समावेशी शिक्षा होता क्या है और इसमें क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सीखने के अनुकूल माहौल। बिल्कुल सही बात है, समावेशी शिक्षा ही होता है, सभी समुदाय के लोग आएंगे, एक साथ पढ़ेंगे, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो सीखने के अनुकूल माहौल जो होता है वो होता है समावेशी शिक्षा। ओके, नामीकरण, अलगाव, मजबूत बनाना, ये गलत है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखने से पहले अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, और अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता का विकास है, उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों में की जा सकती है? क्वेश्चन कहा क्या? जो विद्यार्थी ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकास है, यानी कि उसका ध्यान नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, तो उसको आप कैसे चुनौती दे सकते हैं ये बताना है आपको। तो आपका आंसर जो होगा, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखकर उस बच्चे का ध्यान जो है न्यूनता से आप हटा सकते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, यानी पढ़ने के क्षेत्र में सीखने में कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? यानी कि वो विद्यार्थी हैं जो पढ़ने में या फिर सीखने में उनको कठिनाई हो रही है, तो उनके सफल समावेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं?
ऑप्शन देखिए, आप आंसर कीजिए। बहुभाषा विषयों का अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य नहीं करना है। भाषा विषयों में उचित छूट दीजिएगा तो बच्चा सीख पाएगा थोड़ा, ठीक है। तो बच्चा को क्या करना है, थोड़ा सा छूट देना है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरणों और सहायक तकनीकी को पहुंच और अनुकूल करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगा। क्या कह रहा है, उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस समावेशन में मदद मिलेगा। यहाँ पे दिया गया है, ये कूट है, देखिए किस तरह से आप कीजिएगा, कौन कौन सही है उनको देखिए। तो सफल समावेशन के लिए आपको क्या करना है, जो विद्यार्थी दृष्टिबाधित है उनको मदद मिलेगा, ये सही है। वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता का विकार है उन्हें भी मदद मिलेगा। जो विद्यार्थी प्रमस्तिष्क घात है, यानी कि मस्तिष्क में किसी तरह से चोट पहुंच चुका है, वो घात है, उसको भी मदद मिलेगा अनुकूलित करने से। और साधारण प्रतिभा वाले छात्र को भी मदद मिलेगा, ठीक है। इसमें से सभी आपका सही है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। क्वेश्चन कहा, जो विद्यार्थी दिव्यांग से है और समावेशन, उसके समावेशन के लिए आप क्या रणनीति बनाएंगे वो बताना है आपको, सही युग्म को चुनना है। प्रतिभाशाली को बहुत आसान और सरल सामग्री देना गलत है। जो विद्यार्थी प्रतिभाशाली है उसे आसान क्यों देंगे, नहीं देना है आसान चीज़। स्वलीनता कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, बार बार वाला बात गलत होता है। पठन वैकल्य उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना, दत्त कार्य गलत होता है। वाक्य हानि धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। जब बच्चों को समय दीजिएगा तो वो बच्चा कुछ कर पाएगा, ठीक है। जब समय ही नहीं दीजिएगा तो वो नहीं कुछ कर पाएगा, इसलिए बच्चे को समय देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम तब प्रभावित होता है जब, अधिगम कब प्रभावित होगा। ऑप्शन देखिए, आप आंसर कीजिए। बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित देता है, गलत बात है। अधिगम इस तरह से बाहरी प्रेरणा से प्रेरित नहीं होता है। यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, बिल्कुल गलत। अधिगम जो है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देता है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किया जाता है, यह भी गलत है। पूरी तरह से शिक्षक के द्वारा ये नहीं कह सकते हैं कि अधिगम प्रभावी होगा। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने का अवसर दिए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को जब आप कहिएगा कि तुम खुद से अपना निर्धारित करो कोई काम और उसे अवसर दीजिए, यानी मौका दीजिए, तो बच्चा अच्छा कर पाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी जो है आपका सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण क्या है। शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है सूचना का निष्क्रिय लगाकर गलत कर दिया। बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है, बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित नहीं करना है। अधिगम का अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम का जो अर्थ है वह है निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखना। आप चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं, अधिगम का अर्थ क्या होता है, निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखना, ओके। यहाँ पे निर्देश वाला बात किया, वो भी कर्मादेशित, गलत है। आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आप लोग आंसर किया कीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। तो राष्ट्रीय
शिक्षा नीति जो है 2020 के अनुसार ये बदलाव प्रस्ताव रखती है क्या, कि यह सीखना कि कैसे सीखना है, यह सीखना कि कैसे सीखना है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी की ओर बदलाव प्रस्ताव रखती है। ठीक है, ये रटकर सीखने वाली गलत है, सामग्री में वृद्धि नहीं करना है, मानकीकरण भी गलत है। आप चाहेंगे तो पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड कर सकते हैं। निगेटिव वर्ड में आप यानी कि उसको मारना तक नहीं है, निगेटिव वर्ड में आपका आ जाएगा रटकर सीखना, पाठ्यक्रम में वृद्धि, मानकीकरण, ये सब गलत वर्ड है, इसको छूना भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है। अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है, ये बताना है आपको। तो कौन सा बच्चा है जो अनुप्रयोग करेगा, उसका विश्लेषण करेगा, उसका संश्लेषण भी निकालेगा। तो ऐसा जो बच्चा होता है उसका चिंतन जो होता है उच्च क्रम चिंतन होता है। ठीक है, तो उच्च क्रम चिंतन वाला बच्चा जो है अनुप्रयोग करेगा, विश्लेषण करेगा और संश्लेषण भी करेगा। ठीक है, तो अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण का उदाहरण कौन हो गया, उच्च क्रम चिंतन कौशल। ओके, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैयक्तिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को क्या करना है, संबोधित करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे ये बताना है आपको। तो ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके, ये बात बिल्कुल सही है। आपको ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना पड़ेगा जहाँ पे विद्यार्थी जो है वैकल्पिक धारणा को व्यक्त कर सके, तभी उसमें जो है अधिगम महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये सब आपका गलत है। उपेक्षा करना ये गलत होता है, प्रतिबंधित कर देना ये भी गलत है। और यहाँ पे कह रहा है शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना, वो भी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये गलत है। ठीक है, बच्चों को सभी वातावरण से जुड़ा कर पढ़ाना है, वो जिस क्षेत्र से आता है उसका बात भी शामिल होना चाहिए पाठ में। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी कि एक शिक्षिका द्वारा किसको बढ़ावा देना चाहिए, ये बात पूछ रहा है आपका। तो जहाँ भी आप देखिए महारत हासिल करना वो आपका सही जाता है। महारत हासिल करना वो भी पॉजिटिव टाइप का कोई ऑप्शन होगा, उसी को मारना है। महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, ये आपका बिल्कुल सही है। एक शिक्षिका को किसका बढ़ावा देना चाहिए, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य को। यहाँ पे परिहार शब्द आपका गलत होता है, यहाँ पे भी महारत लक्ष्य है तो इसको महारत लक्ष्य देखकर आप सीधे टिक नहीं कर दीजिएगा, उसके साथ देखिएगा कि क्या कह रहा है। यहाँ पे परिहार शब्द जो है वो गलत है, ये कभी सही नहीं जाता है। और यहाँ पे प्रदर्शन के लिए बोल रहा है, ये भी गलत है। और फिर यहाँ पे परिहार बोला, ये भी गलत है। ओके, आपका ऑप्शन ए जो है ज़्यादा अच्छा है, ऑप्शन ए को कीजिए, आपका सही ज़्यादा है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थी में डैश की भावना पैदा करना चाहिए, ये भी भावना पैदा करने वाली बात है। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप शिक्षार्थियों में कैसी भावना पैदा करेंगे, बहिष्कार की, ये बिल्कुल गलत है। बहिष्कार बच्चों में नहीं करना है, अलगाव भी नहीं करना है, हीनता भी नहीं दिखाना है, जुड़ाव करना है। बच्चों को एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए कहना है और जुड़ाव के साथ ही शिक्षार्थियों की भावना पैदा करना है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन है, शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनमें जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और वे पहल से जाने जाते हैं के बीच स्थापित करना सुसाध्य करे। ये आपका कथन सही है कि गलत, आप लोग कमेंट कीजिए। कह रहा है अभिकथन, शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है वो पहले से जानते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों से आप ऐसे प्रश्न पूछिए जो वो पहले से जानते हैं, तभी वो अच्छा से बता पाएंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन
अभिकथन जो है वो सही है। और तर्क जो कह रहा है पूर्व ज्ञान की नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं होता है, यहाँ पे नहीं लगाकर इस सेंटेंस को गलत कर दिया। आपका अभिकथन सही है और तर्क गलत है। तो क्या होगा आंसर? ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है? बताना है आपको कि प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप को आपको टिक करना है। बताइए कौन सा है? दंड या बचाव क्या आंतरिक प्रेरणा है? दंड ये तो बाह्य प्रेरणा है, तो बाहर से मिलता है। दंड से बचाव, दंड आपको कब मिलेगा? जब आप कुछ गलती करेंगे, तो ये हो जाएगा आंतरिक प्रेरणा। यानी कि कोई बच्चा जो है वो दंड से बचने के लिए पढ़ाई करता है, ठीक है, होमवर्क पूरा करता है दंड से बचने के लिए, तो ये जो है बाहरी प्रेरणा हो जाएगा, ये आंतरिक नहीं होगा। इसका आंतरिक करके ये गलत कर दिया। यहाँ पे कह रहा है नगद पुरस्कार, यानी किसी बच्चा को पुरस्कार दीजिएगा, यानी कि कहिएगा कि तुम ये काम कर लो तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा पुरस्कार के तौर पे, तो वो पुरस्कार पाने के लिए काम करेगा, ना कि उसको अंदर से जिज्ञासा है। जिज्ञासा वाली बात तो नहीं है यहाँ पे। तो नगद पुरस्कार जो है ये भी आंतरिक नहीं है, बाह्य प्रेरणा है। ओके, और यहाँ पे कह रहा है जिज्ञासा। जिज्ञासा जो है बाहरी प्रेरणा नहीं है। जिज्ञासा जब आपको मन में जिज्ञासा होगा कि मैं सीटेट को क्वालिफाई कर दूंगा इस बार, क्वालिफाई हो जाऊंगा इस बार, तो आपको अगर अंदर से जिज्ञासा होगा, रुचि होगा अंदर से, तो आप बेटर कर पाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है रुचि आंतरिक प्रेरणा, तो आंतरिक प्रेरणा बिल्कुल सही है। रुचि जो है अंदर से आता है, जिज्ञासा भी अंदर से आता है, तो रुचि का सही मिलाप किया आंतरिक प्रेरणा, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। लास्ट है आपका आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन को देखिए, और इसको देखने से पहले आपको अच्छा लग रहा होगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए एक बार। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? प्रभावी अधिगम हेतु यानी कि प्रभावी अधिगम के लिए निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होनी चाहिए? तो वो होना चाहिए क्या? बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। असफलता का डर नहीं होना चाहिए बच्चों में, सफलता के लिए इनाम मिलेगा ये भी नहीं होना चाहिए, और प्रतिस्पर्धा की भावना तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो सही जाता है इस क्वेश्चन के लिए। प्रभावी अधिगम के लिए आपको क्या करना है? बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो है उसको देखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका ख़त्म हो चुका, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ईवीएस के साथ। ईवीएस बहुत ही किधर से पूछ देता है कोई पता नहीं चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा डीप अध्ययन कीजिए ईवीएस के लिए। इसका कोई सिलेबस ही नहीं है, पिछले बार कहाँ से उठा कर डाल दिया था क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ से नए सिलेबस के आधार पर आपको मिलेगा ईवीएस, आप लोग ज्वाइन होकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।